कि नहीं? समुंदर का रोना रोइएगा तब तो पता चलेगा कि भारत में 9वें राज्य में समुंदर है, बाकी सबको तो कटोरा लेके बैठ जाना चाहिए। समुद्र का एडवांटेज है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है जिनके यहाँ समुद्र नहीं उनका विकास नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे देश है जिनके यहाँ समुद्र नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो झारखंड समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं किधर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका नाम पश्चिम क्यों हो गया? बांग्लादेश के विभाजन के कारण 1905 की घटना थी, हम आपको ये बता दिए थे, शुरुआती में ही आपको समझा दिए थे। मैथ के लिए कुछ उपाय बताइए सर, यूपीएससी में ऑप्शनल ले लिए। देखिए, शुरुआत में हम लोग जब यूपीएससी बैच लिए थे तो हम लोग की प्लानिंग यही थी कि ऑप्शनल बैच हम लोग इसी में इंक्लूड कर देंगे, 7,500 में ऑप्शनल बैच भी इंक्लूड कर देंगे। लेकिन समस्या कब चालू हुई पता है? जैसे हम लोगों ने इसको पोल कराया, कोई कह रहा है सर हम फारसी लेना चाहते हैं, कोई कहता है हम उर्दू लेना चाहते हैं, कोई कह रहा है मैथिली लेना चाहते हैं, कोई कहता है ये लेना, मतलब 65 गो में से 65 गो ऑप्शनल उसको चाहिए। तब तो हमारा हालत खराब हो गया। इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई आप ऑप्शनल की फी बहुत कम ही रहेगी, 2 से 3 हज़ार के बीच में रहेगी, आपको जो ऑप्शनल लेना रहेगा। इससे क्या है कि बस इसका यूज होगा, मिस यूज नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नहीं तो कई को तो कुछ ले लेता था, अरे चलो इसी में ले लिया जाता है यहाँ पे। अब उतने टीचर रखने पड़ेंगे, और हम लोग के पास मजबूरी ये है कि टीचर रखने का मतलब है कि सबसे बेस्ट टीचर ही रहेंगे, बाकी गुड बेटर का जगह नहीं है। ऑप्शनल मैथ लिए हैं, उसका भी व्यवस्था देखा जाएगा। चलिए अब देखिए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के पास हर वो चीज़ है जो एक देश चलाने के लिए होना चाहिए। हर वो चीज, वो एक राज्य है अपने आप में, पश्चिम बंगाल तो राज्य ही है, लेकिन उसके पास हर वो चीज है जो एक देश चलाने के लिए होना चाहिए। जैसे समुंदर इसके पास अवेलेबल है, बड़ा बंदरगाह अवेलेबल है, बड़ा हवाई अड्डा अवेलेबल है, शिक्षा में ये बहुत आगे है, कृषि में चावल उत्पादन में सबसे आगे है, दार्जिलिंग चाय पत्ती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग का एरिया जो है पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है 3 देशों के साथ, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। समझ में गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। रानीगंज यहाँ पे देखिएगा, आपका चितरंजन, दुर्गापुर, बर्नपुर, कलकत्ता, ये सब इंडस्ट्रीज भी बहुत ज़्यादा हैं। आप मतलब इंडस्ट्री, एजुकेशन, दवाइयों के लिए, मेडिसिन के लिए, इंटरनेशनल व्यापार के लिए, वायु परिवहन, रेल में हावड़ा रेलवे स्टेशन, सियालदा रेलवे स्टेशन, कोलकाता रेलवे स्टेशन, मालदा रेलवे स्टेशन, बड़का रेलवे स्टेशन नाम सुने हैं, सब मिलेगा यहाँ पर। और पानी के लिए भी प्रसिद्ध है। वायु परिवहन, कलकत्ता का हल्दिया बंदरगाह, बिहार में जितना सामान आता है ना हल्दिया बंदरगाह पे उतरता है, अगर विदेश से आना होगा, यहाँ से पास पड़ता है यहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट के है, हालांकि डेवलप भी है यह एरिया बंगाल में, कोई ऐसा नहीं है कि डेवलप नहीं। अंग्रेजों ने इसे राजधानी भी बनाया था। आगे बढ़े तो पश्चिम बंगाल में ज्योग्राफी के हिसाब से देखिएगा, यहाँ मैदानी क्षेत्र भी है, पहाड़ी क्षेत्र भी है, बाढ़ वाला क्षेत्र भी है, बर्फ वाला भी क्षेत्र है, हर चीज है इसके पास, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? भालो, आज बंगाल भालो, समझ में आ गया? अच्छा, बंगाल में लोग पानी को भी खाना ही बोलते हैं, जल खाबो, हाँ खाबेन। अच्छा, वो इज्जत देने के लिए होता है खाबेन, जैसे कोथा जाबेन मतलब कहाँ जा रहे हैं, कोथा जाबो कहाँ जा रहे हो, मतलब इसे बराबरी में होता है। हम लोग के साथ 1-2 लड़के रहते थे बंगाल के और बड़े होशियार थे सब, ऐसे बात करना होगा तो हिंदी में करेगा सब, लड़ाई करना रहता है तो बंगाली में लड़ने लगेगा सब। हम लोग को समझ में नहीं आएगा क्या कर रहा है सब, सुनने में आएगा, बस वो एक्सप्रेशन देख के समझ में आता कि हॉट टॉक हो रही है, बात गड़बड़ चल गई है। अब बड़ी होशियार होता है सब, ऐसे नॉर्मल बात में हिंदी में बतियाएगा सब यहाँ पे। और लड़ने के टाइम पे छोड़बो ना बोध माइश आमी मंजोलिका आमी जो तुम्हार अच्छा, स्टेपल फूड वहाँ का मछली है और चावल है, बहुत प्रसिद्ध है। जैसे बिहार का लिट्टी चोखा है। स्टेपल फूड किसे कहते हैं? जो किसी भी राज्य में हर जगह इजीली अवेलेबल हो, और वो जैसे
मुंबई का वड़ा पाव, वड़ा पाव खाए। इंदौर में जाएंगे तो पोहा, पोहा बिहार में पोहा फेमस है नहीं है, लिट्टी चोखा है। अच्छा यहाँ के लोग में रोजगार की कमी है तो भाई तो बाहर वाला चीज सीख के आ जाओ यहाँ पे। अब जैसे मान के चलिए बिहार में अगर कोई आ गया पोहा सीख के आ गया यहाँ पे, धीरे धीरे खिलाओ, 2-4 साल में लोगों की आदत लग जाएगी। कुछ को भी तो जो पढ़ा लिखा नहीं है कम से कम वो कमवा तो कर ले, वो भी नहीं करना चाहता। पंजाब में जाके देखेंगे ना तो अरे वो मक्का बटर तो है ही वहाँ पे, छोले कुलचे दिल्ली से पंजाब तक, छोला और कुलचा पूरा दिल्ली से पंजाब तक के लोगों को बहुत पसंद है, इजीली अवेलेबल होता है। महाराष्ट्र में जाइएगा तो एक तो पाव होता है, पाव रोटी, उसको बीच से काटेगा और उसमें आलू चॉप भर देगा, एक आलू का पकौड़ी, उसको वड़ा बोलेगा। उसको क्या बोलेगा? वड़ा, वड़ा रख दिया, दाब दिया, खाइए। हाँ बहुत सिंपल है। अच्छा अब उसमें कुछ भी आप सुधार करते रहिए, कुछ पकौड़ियाँ छान के डाल देता है कोई, कैसे अब सुधार करते रहिए, लेकिन वो फेमस है। वैसे बंगाल का क्या है? चावल है, मछली है। अब बंगाल को बताइए किधर से हम लोग पढ़ना स्टार्ट किए जाए, ऊपर से ही इधर से? आप लोग नक्शा में सबसे ऊपर देखिए सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग सबसे ऊपर बंगाल में, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। बंगाल का सबसे ऊपर में जाके देखिए सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग, ये सिक्किम से सट के है, दोनों पहाड़ी एरिया है, सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। नहीं मिला? किधर है? हाँ सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग। देखिए सिलीगुड़ी दार्जिलिंग दोनों पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया की वजह से यहाँ पर्यटक बहुत ज्यादा जाते हैं, स्पेशली दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग में पर्यटन के लिए बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। वहां नहीं देखेंगे पहाड़ पे से ना ऐसे पैराशूट लगा के अब कूद जाएगा सब यहाँ पे, नहीं सर यहाँ कहाँ कूदिएगा, कोनो लॉज के ऊपर गिरिएगा, फिर पकड़ के धोएगा, गर्ल्स हॉस्टल पे कैसे कूदा रहे तुम? नहीं समझ में आ गया? ऊपरा कूदिएगा तो देखिए कौन बतियाएगी, रुको जी कोई कूद गया छत पे, ऊपर ज्यादा बतियाते रहती है सर, काहे ने कौन सी बतियाती है सब बकल लिया से यार, इतना क्या बतियाती है सर, लड़का सबको डिस्टर्ब करके रख देती है। लड़का ज्यादा नहीं बतियाना चाहता, वो लबे खींचबे करती है वहां पे नहीं। आज लड़का लोग बता तुम लोग ज्यादा बतियाना चाहता है, मजबूरी में झेलता होगा सब, उन्हें बोला है इन्हें, फिर देखे 2 मिनट हो गए, हाँ ठीक है सुनबो नहीं किया है वो। तो हमारे यहाँ पैराशूट से कूदिएगा कहाँ? लड़की लोग को आप लोग समझ में आ रहा है? ज्यादा नहीं बतियाना है। चलिए आगे समझते, ये ह्यूमन मेन टेंडेंसी होती है। आप लोग कभी खाली बैठिएगा ना तो एक चीज हमेशा याद रहेगा, यहाँ LIC क्या कहता है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद। KGS क्या कहता है? नौकरी के पहले भी, नौकरी के बाद भी। समझ में आ गया कि नहीं? आदमी लोग जो मेन होता है, मैन, उसकी मेंटेलिटी होती है, उसका ज्यादा उसको बतियाने वाला आदमी नहीं चाहिए। और उल्टा होता है लड़की लोग, उनको बहुत ज्यादा केयर करने वाला, बतियाने वाला चाहिए। और यही हो गया, रेगिस्तान में पानी खोजोगे उसको ज्यादा बतिया। आप लोग को बताइए कोई लड़का बोले जिसको चाहिए 2 घंटा दिमाग चाटने वाला आदमी, और लड़की को बोलो इन सबको क्या चाहिए? 3-4 घंटा बतियाए एकदम, हाँ है यहाँ पे 2 घंटा बतियाएगी कि अच्छा रुकिए हम पकौड़ी छान के लाते हैं, हम पकौड़ी छान। हमारे दोस्तों में ना जिसकी जिसकी शादी हुई है सब कहता है यार पकौड़ी के चक्कर में 2 घंटा लॉस होता है। तो देखिए पर्यटक क्षेत्र ज्यादा कहाँ पे है? पहाड़ी एरिया में ही होता है पर्यटक। अच्छा जो पहाड़ी एरिया के रहने वाले ना, अगर आपको हमेशा पहाड़े पे बसा दिया जाएगा ना, बड़ी दिक्कत होगा आपको। मतलब वो घूमने के लिए ठीक है, जाइए उत्तराखंड वगैरह या कश्मीर घूमने के लिए ठीक है, 2 साल रहना पड़ेगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगा वहां पे, आप हैबिचुअल नहीं है। तो दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? पर्यटन के, स्पेशली दार्जिलिंग, वहां चाय पूरी दुनिया का प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग की चाय पूरी दुनिया में फेमस है। कभी ऐसा भी होता है ना कि कोई विदेश से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आते हैं ना, तो हम लोग के राष्ट्रपति कभी कभी उन्हें दार्जिलिंग की चाय गिफ्ट देते हैं, कह लीजिए 1 किलो लीजिए। कैसे जाता है लोग गाँव में, तो लोग एगो कोहड़ा तूर के दे देता है हमें हमरे खेत का है, कोहड़ा ले जाइए आप। तो वैसे हमारे यहाँ अगर कोई विदेशी मेहमान आता है ना तो कोहड़ा तूर के दीजिएगा उसको। तो बढ़िया से 1-8 किलो दार्जिलिंग की चाय पैक करा के दे दीजिएगा, क्योंकि दुनिया में प्रसिद्ध है दार्जिलिंग की चाय। सिलीगुड़ी जो है रेलवे का बहुत बड़ा डिवीजन है, जंक्शन है रेलवे का यहाँ पे, और उसके बगल में न्यू जलपाईगुड़ी भी है।
न्यू जलपाईगुड़ी, NJP, न्यू जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी मिल गया? न्यू जलपाईगुड़ी नहीं मिला? ये रेलवे का बहुत बड़ा जंक्शन है यहाँ पे, रेलवे न्यू जलपाईगुड़ी। ट्रेनें वगैरह खुलती होंगी, आप लोग देखे होंगे। ये तीनों जगह कहाँ पर है? ये पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार आप कह सकते हैं। यहां से आप पूर्वोत्तर भारत की एंट्री खुलती है। पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार के तौर पे 3 शहर, कौन कौन? दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे का जंक्शन बढ़िया से हो जाएगा। दार्जिलिंग चाय और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। सिलीगुड़ी यहाँ पर हो गया। अब देखिए सिलीगुड़ी से पास अगर ध्यान से देखेंगे, यहाँ चाइना है, यहाँ भूटान है, यहाँ ये है। सिलीगुड़ी में भारत सरकार ने एयरफोर्स का बहुत बड़ा अड्डा बना दिया है, बागडोगरा एयरपोर्ट। कौन एयरपोर्ट? बागडोगरा। बागडोगरा एयरपोर्ट है वहां पे, एयरफोर्स का है। जहां कुछ टेटा होंगे ना, यहाँ से देखिए। देखिए नेपाल तो हम लोग को कुछ बोलेगा नहीं यहाँ पे। नेपाल में कहां से कोई कभी आले झगड़े नहीं हुए यहाँ पे। भूटान की सुरक्षा हम ही लोग करते हैं। ये बोलेगा सुतल आंख वाला। चाइना जो है यही कुछ नौटंकी करेगा यहाँ पे। चाइना बहुत ज्यादा ही सर्वाइव नहीं कर सकता है, समझना कि नहीं, बहुत ज्यादा नहीं सर्वाइव कर सकता, क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश है। कम्युनिस्ट देश में जनता के हर जरूरत का ख्याल सरकार रखती है, और ये तभी पॉसिबल है जब सरकार के पास पैसा हो। जिस दिन सरकार का पैसा गिरेगा, जनता का ख्याल छूटेगा, फिर जनता बगावत पे उतरेगी। और जिस तरह से सोवियत संघ टूटा था, उसी तरह से ये भी टूटेगा। अभी नहीं टूटेगा क्योंकि अभी इसके पास बहुत पैसा है। गलती इसने ये किया है कि पैसा कमाने का जो इसने रास्ता बनाया है वो गलत बना लिया है। चाइना को पैसा आता है मैन्युफैक्चरिंग से, किसी चीज को बना के, समझ में गया? तो मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम में भी सस्ता बन रहा है, फिलीपीन में भी सस्ता बन रहा है, ताइवान में भी सस्ता बन रहा है, थाईलैंड में भी बन रहा है। कोई ना कोई देश आने वाले समय में रिप्लेस कर देगा। सस्ता महंगा रिप्लेस हो जाता है। भारत की अर्थव्यवस्था नहीं गिरेगी। हमारे यहाँ लोग बनाने के लिए फेमस नहीं है, काम करने के लिए। जैसे माइक्रोसॉफ्ट अपना सॉफ्टवेयर बना दिया और उसके इंजीनियर खोजना है भारत में, यहाँ तो ऐसा ऐसा बैठल से गूगल को हैक कर लेता है। अब बताइए ना, वहां पे गूगल को हैक कर लिया, गूगला परेशान हो गया, जा गई लो सब चीज। गूगल मैप गड़बड़ है, किसी को गड्ढा में कूदा देगा हैक करके। अगर गूगल मैप हैक कर लिया, किसी को रास्ता आगे जा रहा है, दाएं मोड़ के गड्ढा में कूदा दो, तो कभी अभियो घुसा देता है इधर उधर थबेला उबेला में। तो ये एरिया समझ में आ गया, बहुत प्रसिद्ध एरिया। यहां से हम लोग की एंट्री किधर से हो जाती है, लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गया है। यहाँ 18 से 20 किलोमीटर ही इस एरिया की चौड़ाई है, 18 किलोमीटर। ये बस इतना पतला है, जरा ध्यान से देखिए तो। इधर बांग्लादेश, ये देखिए ध्यान से, ये बांग्लादेश और ये नेपाल। इसलिए इसको मुर्गी का गर्दन कहते हैं, चिकन नेक। बड़ी पतला होता है मुर्गी का गर्दन, पूरा शरीर इधर, ठोड़, गर्दन। समझ में कि नहीं? चिकन नेक कहने का तरीका, भारत को कोई चिकन थोड़ी कह रहा है, तो चिकन नेक कहा जाता है। समझ में कि नहीं? इसी को हम लोग सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। क्या कहेंगे? सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक। चाइना की नजर इसी पर है कि अगर हम इसे काट देंगे तो हम आराम से भारत के इस पूरे 7 राज्यों को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। इतना आसान समझ ले, प्याज काट रहा है तुम, काट देंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां से पटना कितने दूर है? 1 हफ्ता छुट्टी दिया जाएगा, लड़का लड़की सब चलेगी लड़ाई में। लड़का सब मार मार लाएगा, सब आप लोग को हैंड ओवर कर देगा। सब तुम लोग मारना उसको 1 हफ्ता में अचार बना के। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एकदम समझ में आ गया कि नहीं? हाँ, बढ़िया से। भारत को 1962 समझे, जवाहरलाल नेहरू। देखिए दिक्कत क्या हो गया, आप कभी गौर कीजिएगा, दूसरे को सलाह देना बड़ा इजी होता है। आप कभी लाइफ में ऐसे आदमी से लड़ाई लड़े हैं जिससे आपको पता है कि इससे लड़ना नहीं, हम इससे नहीं जीत पाएंगे? ऐसा कभी हो जाता है। छोटा मोटा गांव के लड़ाई में, जैसे विधायक से लड़ाई हो गया, आप उसको ज्यादा जवाबे नहीं दे पाएंगे। समझा गया? जैसे पुलिस दरोगा है, आपको बिना मतलब आपको पीट दिया, आप नहीं जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि अभी इसको मारेंगे तो हमारे ऊपर उल्टे केस हो जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है। आप देखिए पुलिस वालों को भी समझिए, वो ट्रैफिक पुलिस उसको लगाया है 2 घंटा से धूप में उजरल है, आपको मोटरसाइकिल रोकवाएगा, आप भागने की कोशिश करेंगे और दौड़ा के पकड़ के चाबियां निकालेगा तो आप नियम बतियाएंगे कि चाबी निकालने का अधिकार नहीं है, तो आपको भागने का अधिकार था।
बिना हेलमेट गाड़ी चलाने का अधिकार है? तो आप नसीहत तब दीजिए ना जब आप फॉलो कर रहे हैं। आप हेलमेट प्रॉपर पहने हैं, सब कुछ प्रॉपर पहने हैं, अगर पुलिस बैरिकेटिंग लगाई है, ऑटोमेटिक जगह गाड़ी रोक दिए कि सर मेरे पास सब कुछ है, तो उस सबका दिमाग अपने झनकल रहता है। और पुलिस वालों की मुलाकात अच्छे लोगों से तो होती नहीं, सुबह से शाम तक उन सबको चांडालों से ही मुलाकात होती। वो बेचारों का मेंटल लेवल अजीब, पूरा परेशान रहते हैं। उनकी स्थिति जाके देखिए, जिस दिवाली, छठ और होली में आप खुशियां मनाने घर में जाते हैं ना, वो दिन वो सड़क पे खड़ा होकर ड्यूटी करते हैं। वो सब नहीं परेशान रहता है, सब नहीं मिलती उनकी छुट्टी। और त्योहार में तो भूल जाए वो लोग, उस दिन उनको ओवर टाइम करा देगा और खटिए ड्यूटी पे आप, तो बेचारे परेशान होते हैं। आप लड़ेंगे उनसे? नहीं। यही मनोभावना उस समय नेहरू की हो गई थी। उनको पता था कि वो चाइना से नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि आजादी हुए कितना दिन हुआ ही था। हमारे सैनिकों के पास बूट नहीं था, कैनवास कपड़ा वाला जूता पे लड़ने गए थे, ठंडा में पैर जम जाता था, बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी, तो लड़ ही नहीं सकते। तो नेहरू को यह लग रहा था कि जल्दी से जल्दी झगड़े को कम किया जाए, बातचीत के मामले पे सुलझाया जाएगा। जबकि एयरफोर्स कह रही थी कि चाइना के पास उस समय एयरफोर्स नहीं थी, हमारी एयरफोर्स मजबूत थी। आज भी हमारी एयरफोर्स उनको धो देगी। रीजन क्या? उस साइड पहाड़ है, पहाड़ है तो आपको पहाड़ के ऊपर अपनी जहाज उड़ाना पड़ेगा, तब यहां लाना पड़ेगा। पहाड़ के ऊपर ऑक्सीजन नहीं रहता है, और आपको पता है कि किसी भी इंजन को चलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। वो का जहाज के इंजन में हाँफ जाता है। कभी कभी ठंडी में कैसे मोटरसाइकिल ऑन की जगह दुख दुख करता है, इसे वो का जहाजिया दुख दुख करने लगता है। कहते रे भाई रे, आराम से आराम से, कहते वापस चलो यहाँ पे। हम लोग के साइड में उतना ऊंचा पहाड़ है नहीं यहाँ पे। तो नेहरू ने उस समय ऑर्डर ही नहीं किया, किस चीज के लिए? एयरफोर्स। अच्छा, नेहरू को आप कितनों गरिया दीजिए, लेकिन अभी बताइए, क्या चाइना अभी भी जो गलवान में किया वो सही था? नहीं सही था। हिसाब सबका होगा, हिसाब सबका होगा, किसी को भूला नहीं जाएगा। हाँ, जितना देर लगेगा ब्याज उतना ज्यादा चुकाना पड़ेगा, ये वो लोग याद रखें। हम लोग छोड़ने वाले हैं जी, हाँ, हम लोग कभी नहीं छोड़ते। हम लोग के यहाँ तो यहाँ तक याद रहता है कि बुआ के बियाह में फूफा फलाना आदमी आए थे तो कितना रुपया न्योता लिखवाए थे। आदमी उनके बियाह में उतने दे देता है। अब कई को तो ऐसा नहीं सब रहता है सर कि जौन साड़ी आप दिए रहेंगे रखले रहेगा, स्टिकर नोच के दूसरा नाम चिपका के फिर वही आपको पहुंचा देगा। ले ससुरे, हम लोगों से हमारा जमीन छीन लेंगे लोग। अरे गनीमत कहा कि बॉर्डरवा पे उस एरिया में हम बिहार वाले नहीं थे लोग, ना तो छिपरी पास कई को पहाड़ कब्जिया लेते लोग। यहाँ छिपरी हम लोग पास दिए, अपना हो गए लोग। चिकन नेक काट देंगे यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं? चिकन नेक काटेंगे। अरे भारत सरकार को यहाँ बांध बना के रेडी रहना चाहिए। यहाँ पे चिकन नेक काटने आएंगे, यहाँ से कोसी नदी मोड़ दो, बह जाएंगे सब। यार ये कहां से खोल दिया सब बाहर का पानी। अब बांध रहेगा तो हमारा कंट्रोल रहेगा, जब दह जाए सब तो रोक दो। पूरा दबा देंगे तो हम लोग को भी तो दिक्कत होगा जाने में, दह जाए सब तो रोक दो। यहाँ पर भारत को आके लोग काटेंगे चिकन नेक करके। यहाँ पे हम लोग बना के इन लोग को चिकन फ्राई कर देंगे लोग। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक रियल में भारत के लिए एक सरदर्द है। तो इसलिए भारत सरकार कलकत्ता बंदरगाह को यहाँ पे सितवे बंदरगाह से जोड़ रही है, म्यांमार के। तो यहाँ से पानी वाली जहाज पे लगाएगा टैंक, तोप, 5 से 10 हजार फौजी। कहाँ चले गए? सितवे बंदरगाह। और यहाँ कालादान नदी है, यहाँ से बनाया जा रहा है यहाँ तक के लिए सड़क, हाईवे। तो मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब बनाया जाएगा। तो यहाँ से बंदरगाह यहाँ पे, फिर यहाँ से नदी कालादान नदी में, और फिर यहाँ से हाईवे। आओ ससुरे तुम यहाँ से आओगे मार। और भारत अभी भी लगभग 2.5 से 3 लाख फौज इधर रखे हुए हैं। 2.5 से 3 लाख फौज ऑलरेडी इधर है। उनके 6 महीना लड़ने के लिए हथियार, राशन, खाना पीना सब ऑलरेडी है। समझ में आ गया कि नहीं? हमारे 50 से 60 फौजी मिले थे, सब गलवान घाटी में घुसे थे सब, और रात 2 बजे तरतरा दिया था सब बिहार और सिख रेजिमेंट वाला। हम लोग के यहाँ तो ऐसे अनहार में मार कर देता, तरतरा दिया था। अच्छा, यहाँ अगर सप्लाई रोक भी देंगे तो एयरफोर्स क्या करके बैठेगी चुपचाप? है राफेल हम लोग काय लिए लाए हैं लोग, इसका जो बम रखा गया दिवाली में छोड़ेंगे लोग? तो इधर 3 शहर हैं। हालांकि ये जरूरी है हम लोग के लिए, ये एरिया में चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षा। लेकिन नेपाल को हम लोग मना के रखे हैं लोग। नेपाल एक बार मन बढ़ गया था उसका कि हम यहाँ पे चीन को अड्डा देंगे। यहाँ पे भारत सरकार ने सड़कें बंद कर दिया। अब लो, नेपाल में हालत ये हो गया कि पेट्रोल भी भारत से जाता है,
खाने पीने की सामाने नेपाल को कुछ भी खरीदना होता है वो कलकत्ता बंदरगाह पे ऑर्डर करता है और यहाँ से ट्रक से लाद करके रक्सौल होके जाता है। भारत बंद कर दिया। ये हाल हो गया कि नेपाल की सरकार ओपनली पब्लिक में आके बोली थी कि जो भी हवाई जहाज काठमांडू एयरपोर्ट या कहीं आ रहे हैं अपना वापस जाने का फ्यूल लेके आना वरना यहीं सड़ जाओगे। ये हालत हो गया था। अब कहेंगे कि इधर से क्यों नहीं चाइना पहुंचा दिया था? पहाड़ है, पहाड़ है यहाँ पे। अगर यहाँ पहाड़ है, यहाँ 10 रुपया किलो आलू को सप्लाई कीजिएगा, नेपाल में पहुंचने में 250 हो जाएगा। आप खुद से सोच के देखिए, आपको पहाड़ के वो पार जाना है, वो भी हिमालय पहाड़ और तिब्बत के पठार को छोड़ के, कितना किराया लगेगा? एगो नदी पार करने में हालत खराब हो जाता है आप लोग, पहाड़ तो बहुत बड़ा चीज हो जाता है। नेपाल कहा कि ठीक बात नहीं है। मोदी जी कहें कि देख बाग, हम कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ कर नहीं सकते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तब नेपाल का आगे आई मोदी जी, चाइना उना को हम लोग नहीं देंगे। ऐसे बात चली थी, कहा कोई बात नहीं, हम लोग भी रास्ता बंद नहीं करेंगे। ऐसे बात चली थी, रास्ता खुल गया। यहाँ पे दुनिया में कोई भी इंसान राष्ट्र के बाद ही आता है, चाहे घर के माता पिता भी क्यों ना हो। अगर राष्ट्र में बाधा बनते हैं तो आप भी राष्ट्र के बाद ही आते हैं। यहाँ पर हम लोग का यहाँ चिकन एक सीधाने ले आके बैठाएंगे हम लोग यहाँ पे नेपाल में। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी कोई दिक्कत नहीं। ये एरिया यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये तो सिक्किम पूरा पहाड़ है। यहाँ से एक नदी जाएगी, तीस्ता नदी। देखिए ध्यान से, तीस्ता नदी, देखिए तीस्ता नदी मिला। फिजिकल पॉलिटिकल दोनों में मिल गई तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी। तीस्ता नदी मिल गई। नदी का नाम तीस्ता नदी। तीस्ता नदी में भारत ने बहुत सारे बांध बना दिए और तीस्ता नदी में बांध बनाने से गर्मी के दिन में ये तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश में जाता है तो इतना कम पानी जाता है कि लगभग वहां 25 से 30 हजार गांव, छोटा मोटा नहीं, कई हजार गांव मतलब प्रभावित हो जाते हैं। गांव छोटे छोटे होते हैं, नदी के पानी पे आश्रित होते हैं तो सूखा पड़ जाता है। और यही नहीं, बरसात के समय में ज्यादा पानी जाने के वजह से दह जाता है सब। तो अभी भारत सरकार के बीच और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी को लेकर जल विवाद है। भारत सरकार को भी ये विवाद जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि एक फिक्स रेशियो बना देते हैं या हम आपको 40% पानी या 50% पानी दे देंगे, चाहे गर्मी का दिन हो चाहे बरसात का दिन हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जिस वजह से, लेकिन फिर वही राजनीतिक मामला, क्योंकि बॉर्डर का मामला है, यहाँ चुनावी मुद्दा बन जाता है, हम तीस्ता का पानी क्यों देंगे? समझ में आ गया कि नहीं? राजनीति उटपटांग चीज हो जाता है। तो ये एरिया आप लोग को समझ में आ गया। तीस्ता जल विवाद समझ में आ गया। सिलीगुड़ी, बागडोगरा, न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग समझ में आ गया। समझ में आ गया? चिकन नेक भी समझ में आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब देखिएगा भारत एक जगह और पतला हो जाएगा। एक तो यहाँ पतला हुआ, फिर यहाँ पे पतला हो जाएगा। देखिए यहाँ फिर एक तो पतला हो गया, एक तो यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। तो ये वाला दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है? यहाँ बांग्लादेश से हम लोग का विवाद नहीं चलता। बांग्लादेश के जन्म देने में हम ही लोग हाथ दिए और हम ही लोग के लड़ाई, मुक्ति वाहिनी सेना लड़ थोड़ी सकती थी। हम लोगों ने हथियार दिया, सब कुछ मार के तहस नहस करके उड़ा दिए लोग उसको। किसको? पाकिस्तान को। इसका पूर्वी पाकिस्तान था, ये पाकिस्तान का था। समझ में आ गया कि नहीं? पाकिस्तान का था। अब चल गया यहाँ पे। पाकिस्तान के लोगों को अभी भी नहीं लगता है कि वो, उनको लगता है अभी भी वो कश्मीर ले लेंगे। कश्मीर के मुद्दे को वो लोग धार्मिक मुद्दा ज्यादा दे देते हैं। धार्मिक मुद्दा आने की वजह से मामला थोड़ा सा क्या हो जाता है, गर्मा जाता है। किसी भी पाकिस्तान के नेता का भाषण दीजिएगा, बीच में धर्म जरूर लेगा, इंशाअल्लाह हम कश्मीर को वापस लेंगे। सीधा बोलो ना, कश्मीर को वापस लोगे। हम लोग कभी बोलते हैं भगवान कृष्ण की आशीर्वाद से हम कश्मीर वापस लेंगे, सुदर्शन चक्र मार देंगे, बोलते हैं कभी? नहीं। पता है कि हम लोग में भगवान ही छोट मोट मैटर में नहीं आते, इसको तो हम ही लोग निपटा देंगे। छोट मोट मैटर में भगवान को लाया जाता है जी, हम ही लोग निपटा देंगे। यहाँ पे वो जानबूझ के लाता है, किस लिए? धार्मिक मुद्दा देने के, बिना मतलब के चीजों। अब यहाँ जो पतला हुआ है, यहाँ देखिएगा जगह मिलेगा फरक्का और मालदा। मिल गया? फरक्का और मालदा, फरक्का और मालदा। रेलवे का बहुत बड़ा डिवीजन है फरक्का मालदा डिवीजन। हाँ, मालदा डिवीजन हो गया। यहाँ पे हो गया कौन जगह? फरक्का। फरक्का में आप ध्यान से मेरी ओर देखिएगा, इधर देखिए, ये गंगा नदी है, सब लोग ध्यान दीजिए।
बिहार के बीचों बीच से निकली और यहां से चली गई बांग्लादेश। इसकी शाखा एक निकली हुगली नदी। इस हुगली नदी पे कौन सा बंदरगाह? कलकत्ता बंदरगाह, जिसे हल्दिया बंदरगाह भी कहते हैं। हल्दिया बंदरगाह समुंदर में नहीं है, याद रखिएगा, नदी पे है। इतनी विशाल नदी है। यह नदी किसकी शाखा है? गंगा नदी की शाखा। यह शाखा बंगाल के मालदा में किस जगह से निकलती है? फरक्का से। अब यहाँ दिक्कत ये हो गया कि नदी तो नदी है, समुंदर तो है नहीं। नदी की गहराई ज्यादा है, लेकिन नदी में कचरा इतना ज्यादा है कि वहां पे कचरा जमा हो जाता है, तो पानी वाली जहाजें आके फंस जाती हैं। अब उस कचरा को निकालने के लिए जरूरी ये था कि इसमें तेज बहाव से पानी छोड़ा जाए ताकि कचरा वाले जाके उलाट दे। इसलिए इस फरक्का में एक बांध बनाया गया, फरक्का डैम, फरक्का बैराज। और यह फरक्का बैराज से पानी को हुगली नदी में तेजी से छोड़ा जाता है ताकि ये कचरा चला जाए समुद्र में और बड़ी जहाजें आके लग सके कलकत्ता बंदरगाह में। तो फरक्का बैराज बनाने का मुख्य रीजन समझ में आ गया? हुगली बंदरगाह पे जमा हो रहे गाद को समुद्र में गिराना। वहां पे फरक्का जो जगह है, फरक्का जो जगह मिल गया, फरक्का फरक्का में बांध है और वहीं पर बिजली बनता है एनटीपीसी का, कोयला से, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी से बिजली बनता है। फरक्का में बिजली बनता है। आप में जितने लोग फरक्का होके गए होंगे, फरक्का स्टेशन से, उसके ऊपर से ट्रेन जाती है, फरक्का बैराज के ऊपर से ट्रेन जाती है। किस कोई है उस एरिया का फरक्का, या कभी गए हैं लोग उस एरिया से? तो उस एरिया से आपको ट्रेन जाती होगी पुल के ऊपर से। और जब पुल का फाटक खुला रहता है, पानी इतना तेज गिरेगा ना कि ट्रेन की आवाज नहीं सुनाई देगी, फिर ट्रेन का झंझन नहीं सुनाई देगा, पनिया सुनाई देगा, इतना तेजी से पानी गिरता है और सब कचरा को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फरक्का बैराज समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? फरक्का बैराज या फरक्का डैम। आगे बढ़ जाए। मालदा रेलवे के लिए प्रसिद्ध है और मालदा के एरिया का आम बहुत प्रसिद्ध है, मालदा आम। समझ में आ गया? बिहार में सबसे ज्यादा लोग इसी आम को पसंद करते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? बाकी स्टेट में अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग वहां पे। तो मालदा के एरिया आम वगैरह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसी को दिक्कत? मालदा से इस साइड में नीचे देखिए मुर्शिदाबाद। बंगाल की पहली राजधानी मुर्शिदाबाद ही थी। बंगाल की पहले राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। मिल गया? मालदा के नीचे क्या मिलेगा? मुर्शिदाबाद। बंगाल की प्रारंभिक राजधानी मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खान नहीं मिला? हुगली नदी के किनारे कलकत्ता। कलकत्ता शहर की स्थापना डिजाइन ही जॉन चार्नक ने किया। किसने किया था? जॉन चार्नक। 1912 में राजधानी को कलकत्ता से उठा के कहां भेज दिया गया? दिल्ली भेज दिया गया। कलकत्ता से उठा के कहां भेज दिया गया? दिल्ली। राजधानी कलकत्ता थी पहले। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल है, बिरला प्लानिटोरियम है, कलकत्ता का सबसे फेमस हावड़ा ब्रिज है जो हुगली नदी पर बनाया गया। इस कोना से उस कोना के बीच में एक भी पिलर नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं? उस समय की इंजीनियरिंग का ये बहुत बड़ा मिसाल है। कहानी एक से एक प्रसिद्ध है कि कोई चाबी था, फेंक दिया नदी में, कलकत्ता बंदरगाह खुलता था चाबी से। एक से एक कहानी गांव में फेमस है। ऐसे फेमस कर दिया गया कहानी को। ये पेंसिल के छिलका को दूध में डालो रबड़ बन जाता है। सुने? बस ये भी वही टाइप का है। कुछ गौवा में ना कोई चीज बड़ी फेमस कर देता है। समझ में आ गया कि नहीं? मोर के पंख को चाक खिलाता था। चलिए, कलकत्ता बंदरगाह समझ में आ गया? कलकत्ता शहर सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, सिटी ऑफ जॉय। कलकत्ता के हावड़ा बंदरगाह, हावड़ा नदी के पुल का नाम बदल के रविंद्र सेतु कर दिया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रविंद्र सेतु कर दिया गया। कलकत्ता ब्रिज का नाम चेंज करके वहां पे। आगे बढ़ जाए। कोलकाता समझ में आ गया? अब कोलकाता जो है ना, नदी के ओ पार है। नदी के किस पार है? उस पार है। अब ये इतनी बड़ी नदी है, मेरी ओर ध्यान से देखिए लो, याद देखिए, ये कलकत्ता नदिया के वो पार है। अब ये इतनी चौड़ी नदी है कि उस समय ट्रेन नहीं जा सकती थी नदी के उस पार। अंग्रेजों ने जो पुल बनाया, उनके समस्या ये था कि इस पुल के नीचे से पानी वाली जहाजें जाती थी, इसलिए उन्हें पाया नहीं देना था। अब अगर पाया नहीं दीजिएगा, दुइये को पाया, एगो इस साइड एगो इस साइड, तो पुल उतना मजबूत नहीं होगा जो ट्रेन का लोड रोक सके। अब ट्रेन जा नहीं सकती, तो ट्रेनवा को इसी साइड रोक देता है। इसका नाम है हावड़ा जंक्शन। इसका नाम क्या है? हावड़ा जंक्शन। ओ पार वाला कलकत्ता सियालदा, कलकत्ता या सियालदा। तो हावड़ा से जो ट्रेन निकलती है ना, वो इस तरह से चली आती है,
गया होके दिल्ली चल जाता। और कलकत्ता सियालदा वाला यहाँ से फरक्का जाएगी, या फिर फरक्का का पुल पार करके ऐसे निकलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, जो ट्रेन कलकत्ता जाएगी हावड़ा नहीं जाती है, जबकि हावड़ा स्टेशन वहां ऊपर देखेंगे नदियों पर कलकत्ता, और वो पार से इन्हें देखेंगे तो हावड़ा। इतनी चौड़ी नदी, उस समय की समस्या ये थी यहाँ पर, चौड़ी नदी है, पानी वाली जहाजों का भी आवागमन बंद हो जाएगा यहाँ पर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हावड़ा कलकत्ता एक के है, नदिया का क्या अंतर है? जैसे पटना हाजीपुर, पटना और हाजीपुर बीच में क्या है? नदी की। सेम यहाँ से ट्रेनों को घुमा दिया जाता है, हाजीपुर के बाद पटना ट्रेन नहीं आ पाती है। वो तो अब बना है वहां पे राजेंद्र सेतु, उस साइड में दिया पहले जाओ, उस साइड से ट्रेन में कितनी आती है, क्योंकि बिहार के पटना जंक्शन और राजेंद्र नगर बड़ा स्टेशन है, न कि पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा स्टेशन कोई है बड़ा, कोई उतनी बहुत ज्यादा अभी फैसिलिटीज डेवलप नहीं है। 30-40 साल लगेगा अभी वहां से लोगों को जाने में, क्योंकि नया पटना उधर ही की ओर बस रहा है। ये तो एरिया पूरा कंजेस्टेड हो गया। बस वही आगे बढ़ जाए। कोलकाता वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? कोलकाता समझ में आ गया? कोलकाता से एकदम नीचे देखिएगा, यहाँ मिले सुंदरवन, मिल गया सुंदरवन? नहीं मिला? सुंदरवन डेल्टा, नदियों के बीच की जगह को क्या कहेंगे? डेल्टा। नदियां जब समुद्र में मिलने वाली होती हैं तो वहां पे क्या करती हैं? अपने कचरा को ले आके जमा कर देती है। उसी कचड़वा को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। तो विश्व का सबसे प्रसिद्ध डेल्टा कौन है? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, सुंदरवन का डेल्टा। यहाँ पे सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है। और ये सुंदरी नामक वृक्ष होते हैं, ये मैग्रो वन होते हैं। देखिए, इसके जड़ अजीब डिजाइन के होते हैं, इसमें दौड़ के भाग नहीं पाइएगा, फंस के गिर जाइएगा। इसका जड़ दिख रहा है, अजीब डिजाइन का इसका जड़ होते हैं। आप इसमें सोचिएगा भाग जाए तो एक तो ये दलदली है, डेल्टा दलदली होता ही है। डेल्टा जब भी होता है तो कैसा होता है? दलदल वाले एरिया में होता है। आप दौड़ के अगर इसमें सोचिएगा भाग जाए ना, आपका पैर फंस जाएगा इसमें। कहाँ गया जी डेल्टा? ये रहा। ये वृक्ष कौन सा है? सुंदरी। सुंदरी वृक्ष है, इसमें कोई फल लगा होगा, वो वाला नहीं, वो सुंदरी वृक्ष नहीं, ये है। इसी के नाम पर क्या बना है? सुंदरवन। अब ये दलदली एरिया में ही पाए जाते हैं और बहुत लंबे नहीं होते, 10-12 फीट के होते हैं, इतने घने होते हैं। इसमें भाग तो पाइएगा नहीं, एगो तो फंस के गिरिएगा, दूसरा कीचड़ रहेगा यहाँ पर। और इसी में पाया जाता है बंगाल टाइगर, जो भारत का राष्ट्रीय। आप इसमें गए, उसका नाश्ता का इंतजाम हो गया। इस वन को मैग्रो वन कहते हैं, जो खारे पानी और दलदली क्षेत्र में उगने वाले वन को मैग्रो वन कहते हैं। मैग्रो वन सुंदर वन में भरे पड़े हुए हैं। और यहाँ पे बंगाल टाइगर बहुत भयानक। अच्छा, लोग इसमें मछली पकड़ने भी जाते हैं, क्योंकि मछली इजी पकड़ा जाती है, और इसी मछली के चक्कर में उधर से आ जाता है बंगाल टाइगर। यहाँ पर इसमें कई मूवी वगैरह भी बनाई गई। आगे बढ़े तो सुंदरवन डेल्टा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। यहाँ कौन सा मैग्रो वन पाया जाता है? सुंदरी नामक मैग्रो। मैग्रो वन लंबे होते हैं, जड़ इसके गहरे होते हैं, घने होते हैं वो। ये दलदली और खारे पानी में उगते हैं। सुंदरवन का डेल्टा बहुत प्रसिद्ध है। इसके नीचे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप मिलेंगे आपको। मिले? इधर मेरी ओर देखिए, इन द्वीपों में सबसे इस साइड में द्वीप मिलेगा न्यू मूरे आइलैंड। न्यू मूरे द्वीप समुद्र में पाए जाने वाले द्वीपों में सबसे नीचे मिलेगा न्यू मूरे द्वीप। मिल गया? कौन सा द्वीप है? न्यू मूरे द्वीप। आगे बढ़ जाएं। न्यू मूरे आइलैंड मिल गया। इसको बांग्लादेश कहता है मेरा है, और भारत कहता है मेरा। अब दोनों के बीच में न्यू मूरे आइलैंड को लेके विवाद है। विवाद उस जमीन को लेके नहीं है, समझिए ध्यान से। अगर न्यू मूरे आइलैंड भारत का हुआ तो ये एरिया समुद्र का भारत का हो जाएगा, इधर का, ठीक है। और अगर न्यू मूरे आइलैंड बांग्लादेश का हुआ तो समुद्र का ये एरिया बांग्लादेश का हो जाएगा। यानी सारा जो विवाद अटक रहा है ना, ये समुद्र के बीच का ये क्रॉस सेक्शन दिख रहा है ना, जिसका द्वीप, देखिए ये तो भारत का पहले से है, ये बांग्लादेश का पहले से, जिसका ये द्वीप, ये क्रॉस सेक्शन एरिया उसका। अब समुद्र में क्या जरूरत है छोड़ने का? तो भारत बांग्लादेश को फुसला दिया, चलो एक काम करो, उस द्वीप पे ना तुम रहने जा रहे हो ना हम रहने जा रहे हैं, हम साइन करके देते, यहाँ कोई नहीं रहेगा। बांग्लादेश खुश हो गया, ठीक है।
समझा गया कि नहीं? अब कोई उसको पढ़ा दिया जाके बांग्लादेश को, उसका विदेश मंत्री कहता है गड़बड़ हो गया हुसैन, वापसी हो तो अब दोबारा खिलाओ वो। हर देश का समझिए, हर देश की विदेश नीतियां उसी हिसाब से होती, उस देश का सर्वोपरि रखा जाता। समझ आगे कि नहीं? तो भारत सरकार को भी एक शर्त पे ये करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास समुद्र की कमी नहीं है। हमेशा याद रखिए, जब समझौता पे आइए ना तो ऐसे कीजिए कि आपको फायदा हो। समझौता कर लीजिए, ठीक है, ये आइलैंड पे अगर बात बनती है किसी भी चीजों पे, ना हम उस पे रहने जा रहे हैं ना कुछ, उसको इतना ना टॉर्चर कर दीजिए कि हमारे शर्त मानने को राजी हो जाए। उसके बाद साइन करा दीजिए कि बांग्लादेश अपनी धरती का इस्तेमाल कभी भी भारत के शत्रु राष्ट्र को नहीं करने देगा। काम खत्म। नहीं तो चाइनवा ससुरा कल को पता चला बांग्लादेश से रिलेशन खराब हुआ, यहाँ आके बैठ जाए सैन्य अड्डा लेके, यहाँ को चटगांव बंदरगाह पे ले आके अपनी पनडुब्बी लगा दे, कैसे श्रीलंका में लगा दिया था। साइन करा लो, ले लो, उस पे जाओ, न्यू मूरे द्वीप पर अगरबत्ती जलाओ। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम लोग को बहुत बड़का चीज का नहीं हो, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ना, आपकी नीतियां अगर देश चला रहे हैं तो 100 साल आगे की होनी चाहिए। अच्छा, न्यू मूरे आइलैंड साइन कर दे, अगर उस पे साइन ना करे तब कह दो कि ठीक है, तब हम यहाँ आदमी भी बसाएंगे। अभी तक तो हम आदमी नहीं बसाते। जबरदस्ती कौन चीज है? जबरदस्ती हमसे बतियाए ना कोई, कहेंगे है जबरदस्ती। कुल पंचायत हुई, हम खूटा हुए गाड़ा बात करते, हमारा देश दुश्मन को सिधाने ले आके बैठाएंगे, उसके बाद कहिएगा जबरदस्ती है, तो है जबरदस्ती। गजब बात है। बांग्लादेश को सोचना चाहिए इंसानियत के नाते, तो बांग्लादेश को भारत के खिलाफ जाना ही नहीं चाहिए। यदि भारत नहीं रहता तो बांग्लादेश कभी पैदा ही नहीं हुआ रहता है, बना ही नहीं रहता यहाँ पे। हमारे यहाँ पे सेना गई, हमारे कितने फौजी शहीद हुए, सब हमारे कितने एयरफोर्स के विमान। देखिए, लड़ाई होता है तो ऐसा नहीं, स्कूटर और ट्रक में भी लड़ाई टक्कर होगा नहीं तो ट्रक को थोड़ा बहुत तो लॉस होगा ही, हेडलाइट फूट जाएगा, भले स्कूटर रद्द हो जाए। कहाँ गया जी मैप? यही है। देखिए मेरी ओर ध्यान से, पश्चिम बंगाल में हम आपको न्यू मूरे आइलैंड तक बता दिए थे। न्यू मूरे आइलैंड में मेनली विवाद जमीन का नहीं है, उससे रिलेटेड पानी का हो जाएगा। इतना एरिया किसका हो जाएगा? जिस देश का होगा उसी का हो जाएगा। यहाँ पर चाइना को काउंटर करने के लिए हमें बांग्लादेश और अपने पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छा रखना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि मुसीबत में पड़ोसी जल्द पास में होते हैं, तुरंत काम आ जाते हैं। और आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। लेकिन हम लोग दोस्त से ज्यादा पड़ोसी से अजीब हाल है। आप हमेशा याद रखिए, अपने दुख से घबराइए नहीं और दूसरों के सुख से टेंशन में मत रहिए, जलिए नहीं, जीवन बहुत आसान हो जाएगा। हमारे यहाँ सबको अजीब समझ में आता है कि मतलब उसको पड़ोसी का सारा खबर रहता है कि वो उनके यहाँ ऐसा हो गया, इनके यहाँ ऐसा हो गया, दुनिया भर का बतियाएगा सुझा। तो हम लोग अगल बगल के पड़ोस से अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। ये ऊपर का पहाड़ी एरिया सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग, ऊपर एक एयरपोर्ट था बागडोगरा एयरपोर्ट, यहाँ से एक नदी निकली तीस्ता नदी, ये चिकन नेक कहलाया, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कहलाया। बहुत जरूरी है ये एरिया, दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर। ये मालदा हो गया, फरक्का और मालदा, फरक्का बैराज है, नदी के ऊपर बांध बना के जब नदियों को कई दिशाओं में मोड़ दिया जाता है तो उसे बैराज कहते हैं, और जब सीधे छोड़ दिया जाता है उसे बांध कहते हैं। गांव वगैरह में तो अक्सर बांध बनता है, पानी गांव में न घुस जाए इस वजह से। तो बिहार में तो बाढ़ की ऊपर वाले बिहार के ये एरिया में तो बहुत समस्या रहती है। ये मुर्शिदाबाद था, हम आपको बता दिए थे, कलकत्ता और बैरकपुर भी आपको बता दिए थे ना। आप कलकत्ता के पास देखिएगा अलीपुर और बरासात मिलेगा, जहाँ कलकत्ता लिखा है ना वहाँ मिलेगा अलीपुर। कोलकाता के पास देखिए अलीपुर, जहाँ कोलकाता है वहाँ अलीपुर। जल्दी देखिए, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कैमन आछेन, हाँ मजा माँ नहीं तो गुजराती बोलता है, भालो आछेन।
गुजराती लोग बोलते केम छो मजा मा। आगे बढ़े। अब गुजराती लोग कहीं जाएंगे लोग ना तो अपना खाना पीने का पूरा सामान लेके जाते हैं। जितना गुजराती अपना लेके पापड़ बेसन वो लोग बहुत खाते हैं, मतलब कुछ नमकीन पापड़ फाफड़ा तापड़ा पड़ा नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। लेकिन एक चीज उनमें अच्छाई देखिएगा ना, साफ सफाई बहुत रखते हैं। फ्लाइट में भी चढ़ेंगे ना तो उसके साथ प्रॉपर लेके चलेंगे, खाने के लिए कटोरी पानी अपना लेके चलेंगे, गिलास वाला उसी में पी के फिर रख लेंगे लोग एकदम पूरा बड़ी। उनका एक अलग बैग रहता है खाने के लिए, पूरी फैमिली चलेंगे ना तो एक उसी में निकाल के खा लेंगे लोग। बहुत सही वो लोग ना, गुजराती वाले इस सब मामले में बहुत सही रहते हैं। सफाई वही रहता है, ऐसा नहीं है कि 10 आदमी बैठ के खाएगा तो किचाइन करके रख देगा। और आप लोग बैठ के खाइए, लड़की तो थोड़ा साफ सुथरा भी रहती है, लड़का इतना खचरा रहे नमकीन उमकीन खाएगा खूब अखबार बिछा के, लास्ट में बच जाएगा तुम खा ले। कोनो नहीं खाएगा फिर छीट देगा। तो यहाँ अलीपुर और बरासात मिल गया, अलीपुर और बरासात। यह अलीपुर जो है और बरासात ये 24 परगना जिला है। इस जिला का नाम क्या था? 24 परगना। 24 परगना जिला का विवाद था किसके साथ? बांग्लादेश के। क्योंकि बांग्लादेश की कुछ जमीनें कहाँ चली आई थी? भारत में। उसकी कुछ जमीन कहाँ चली आई थी? भारत। अब बेचारा उन का निकलना परेशान हो गया था, निकले कहीं से, चारों ओर क्या है? इंडिया। और भारत की कुछ जमीन कहाँ चली गई थी? बांग्लादेश में। अब वहां के लोगों का जीना आराम हो गया था कि भाई वो लोग कैसे रहेंगे, चारों ओर दूसरा देश है यहाँ पे। तो बाद में ये भूमि समझौता हुआ, काफी दिनों से लटका हुआ था। अब गवर्नमेंट अगर अनस्टेबल और कमजोर रहेगी ना तो स्टेट गवर्नमेंट उस पर दबाव बना देता है। जैसे इससे पहले मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी ना तो पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, कई पार्टियों के गठबंधन से थी, तो कोई भी राज्य सरकार अपने हिसाब से थोड़ा सा दबाव बना देता था। मोदी जी की सरकार पूर्ण बहुमत की है, कोई दबाव बनाए ना, पूर्ण बहुमत से काहे लिए कोई डरेगा? आप ही बताइए ना। अच्छा ये इन्हीं की पूर्ण बहुमत नहीं रहती थी, इन पे भी दबाव बन जाता। समय सबका मजबूत होता है, बलवान होता है, बहुमत है इसलिए कोई नहीं। तो इन्होंने गए बांग्लादेश के साथ समझौता करके चले आए कि भाई देखो ये सब बवाल करने के से कोई फायदा नहीं है। बहुत बढ़िया हुआ यहाँ पर। तो अलीपुर बरासात 24 परगना जिला के लिए प्रसिद्ध। ये जगह बोलिए तो, अरे ये मुर्शिदाबाद पहले राजधानी होता। मालदा और फरक्का एक ही पास मिलेंगे, मालदा और फरक्का। आप यहाँ से ट्रेन से जाएंगे ना नीचे होके, धनबाद होके ऐसे, तो आपको कलकत्ता मिलेगा कि हावड़ा, और उस पर चल जाएंगे तो कलकत्ता, सियालदा कोलकाता, समझ में आ गया कि नहीं? उस साइड में इधर आपको रुकना पड़ेगा। अच्छा नदी है कोलकाता में, जो नदी है बहुत भयानक है। कौन सी नदी? हुबली नदी। ये हुबली नदी है। इस साइड में क्या है? कोलकाता है, और यहाँ पे हावड़ा है। इस साइड में हावड़ा है। तो हावड़ा स्टेशन जो है ना ऐसे है, ये हावड़ा का स्टेशन है। ऐसे हावड़ा ट्रेन जो है ना ऐसे आके लगती है। यहाँ ट्रेन देखिएगा ना तो ऐसे आके लगती है, अगर ब्रेक नहीं मारेगा ना प्लेटफॉर्म उधिया देगी। स्टेशन ऐसे है उसका। और हम लोग के यहाँ कैसे स्टेशन होती है? ऐसे प्लेटफॉर्म है और ऐसे ट्रेन आके लगती है। वहां ऐसे नहीं है, वहां ऐसे ट्रेन लगती है। अच्छा इसमें उतर के कैसे जाएंगे? तो यहाँ से छोटा छोटा पतला रास्ता बनाया गया रहता है ऐसे, ये बीच बीच में रास्ता है। लेकिन वेटिंग एरिया जो है ना, वेटिंग ऑफिस, टिकट काउंटर, ये सब यहाँ है। अगर बाई दी वे नहीं रोका ना, धड़ा मार रेलवे स्टेशन हो रहा है। सीएसटी स्टेशन भी ऐसे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है ना, वहां पे भी ट्रेनें खत्म हो जाती हैं वहां पे। अभी तो सोचा मार दिया था जाके ही कसबा हुए गोली उली मुंबई का। तो बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है हावड़ा, क्योंकि ना पहले यही ज्यादा ही था। उस साइड में नदी थी नहीं, बाद में पुल बनाया गया, फरक्का के रूट से, उल्टा रूट से ट्रेन लाया गया। अब आप ये से देखिए ना, कोई भी व्यक्ति जो यहाँ आता है पटना, अगर इस रूट से आ रहा है हाजीपुर होके, गोरखपुर सिवान हाजीपुर होके आ रहा है, तो वो पटना ट्रेन ही नहीं आएगी, हाजीपुर से घूम जाएगी ट्रेन, क्योंकि गंगा नदी पार ही नहीं कर पाती। अब अगर आपको पटना आना है तो आपको इस रूट के बजाय आपको आना पड़ेगा मुगल सराय और बनारस वाला पकड़ के, और फिर वह आरा बक्सर होते हुए तब दानापुर पटना पहुंचेगी। समझ में आएगी? बस दिक्कत किस बात का है? नदी इतनी भयानक नदी है, पार करते उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी,
अभी टेक्नोलॉजी है, अब बनाया जा सकता है। लेकिन अगर 50 साल से किसी शहर को छोड़ दीजिएगा तो शहर विकसित हो जाता है। हाजीपुर में आज भी लोग ट्रेन जो रहती है ना वहाँ पे, तो बहुत से जितना भी विकास वगैरह इस एरिया में देखिएगा वो ट्रेनों की वजह से बहुत बड़ा योगदान है हाजीपुर में। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे एरिया समझ में आ गया। वेस्ट बंगाल नदी बहुत चौड़ी है। और बताइए फरक्का बैराज बनाया किस लिए गया था? नदिया का कचड़वा को समुद्र में ठेल देने के। ठेल देने का मतलब समझते हैं? ऊपर फेंक दीजिए आप। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ मेरी ओर देखिए, बंगाल में दो, एक ये वाला लोकेशन आपका पहाड़ी क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला लोकेशन द्वीपीय समुद्री क्षेत्र हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इस लोकेशन को देखिए, ये झारखंड से टच हो रहा है। झारखंड से टच होने का मतलब ये है कि झारखंड में खनिज ज्यादा है, और झारखंड से टच हो रहा है तो वहां पे भी खनिज हो जाएगा, क्योंकि खनिज जो है वो जमीन के अंदर होते हैं। उसको क्या पता कि राज्य खत्म हो गया, खनिज खत्म हो जाओ, ऐसे थोड़ी होगा। यहाँ पे वो अगल बगल के कुछ एरिया तक तो जाता ही जाता है। तो झारखंड से भी बंगाल का कुछ बहुत सारा एरिया इस साइड में चला आता है। समझ में गया? जो किस पठार से जुड़ जाता है? छोटा नागपुर के पठार। तो यहाँ खनिज होगा कि नहीं होगा? और जब खनिज होगा तो उद्योग लगेंगे कि नहीं लगेंगे? यहाँ कोयला का बहुत बड़ा भंडार है, रानीगंज। अब रानीगंज कोयला जो निकलता है वो चितरंजन, दुर्गापुर, बंदपुर सब यहीं पे है। देखिएगा जगह आपको रानीगंज मिला, उसके पास देखिए चितरंजन मिला, रानीगंज, चितरंजन, और वहीं पे मिलेगा आपको दुर्गापुर। मिल गया? रानीगंज मिल गया। सब लोग देखिए, बहुत सब लोगों के पास एटलस नहीं है। अरे जिसके पास है वो काहे चिल्लाने लगता है? गधा कहीं का। जिसके पास नहीं है हम उसको बोल रहे हैं, तुमको बोले हैं? एकदम पूरा सरकारी स्कूल वाला ही। आगे बढ़ते हैं। जितने लोग के पास एटलस नहीं, आप खुद सोचिए, बंगाल तक चले हैं अभी तक एटलस नहीं है। आप कितने लोग के पास नहीं है? ईमानदारी से हाथ उठाओ तो आप लोग क्यों नहीं लिए लोग? हाँ, पैसा इससे सस्ता एटलस ना पूरे हिंदुस्तान को कहते हैं कोई बना के दिखा दे। हमारी कोई भी किताब, चाहे कोई भी चीज में एजुकेशन, हम बहुत जगह हम लोग की भी पढ़ाई छूटी है पैसे की वजह से। हमारे साथ पढ़ने वाले दोस्त लोग जब जा रहे थे पढ़ाई करने, हम लोग नहीं जा पाए थे, बहुत तकलीफ लगा था। हम लोग के कोचिंग में पढ़ते थे, हमारे यहाँ कभी मिलाएंगे उन सर से, जब हम लोग मैट्रिक में थे तब, तो बहुत अच्छा पढ़ाते थे हमारे यहाँ वो। मैं इंटरमीडिएट में तो 3-4 महीना बाद जब वहाँ गए तो हमें क्लास जाना छोड़ दिए। तो बुलाए, ए खान इधर आ, तू बहुत लापरवाह है, क्लास क्यों नहीं आता है? तो हम कहे सर फीस उतना नहीं है। तो कहे कोई बात नहीं, तुम आके पढ़ यहाँ पे। उसके बाद हम भी ऐसे बहुत सारे लड़के होंगे जिनके पास फी का प्रॉब्लम होगा। आज भी कोई ये नहीं कह सकता है ना कि आपकी लिखी किताब महंगी है या आपका फीस बहुत महंगा है। आज भी अगर गरीब सपना देख सकता है ना, तो उसको अभी बहाना कहिएगा कि सर पैसा नहीं है। अजय भाले यार, तुम्हारे पास 10,000 का मोबाइल है, 100 रुपया का एटलस नहीं है? बेवकूफ बनाता है हमको। हाँ, आपको हम चैलेंज करते हैं, आप एटलस का फोटोकॉपी करा के दिखा दीजिए, इससे महंगा पड़ेगा। उतना मोटी किताब बाइंडिंग के साथ कलर, जीरोक्स और उस नक्शा को बनाने में कितना मेहनत लगता है, समझ में आ रहा है ना? और उसको लाइसेंस लेने में हालत खराब हो जाता है। यहाँ आपको आधार कार्ड बनवाने में हालत खराब हो जाता है। नक्शा का तो ये बहाना मत बनाइए कि आप लोग इस पैसा नहीं, बताओ 100 रुपये नहीं है इसके पास। हाँ, अब मोबाइल निकालेगा में 5 गो कैमरा रहेगा, उसको लगेगा उसका थूथूर अच्छा आएगा, जैसा रहेगा वैसा ही फोटो आएगा। क्या है लाइव वाले लोग बताइए, ये कैमरा जो पढ़ाने वाला है ये 1.5 लाख का है, तो क्या बढ़िया फोटो आ रहा है? जैसा रहेगा आदमी वैसा ही ना आएगा। फोटो खींचेगा 5 गो उस वाले से। एटलस सबके पास रहना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा एरिया है? रानीगंज। रानीगंज से सबसे ज्यादा कोयला निकाला जाता है और वहां से 2 जगह सप्लाई सबसे पहले होता है, दुर्गापुर और चितरंजन। चितरंजन रेल इंजन कारखाना है, इलेक्ट्रिक रेल इंजन कारखाना कहाँ है? चितरंजन। कहाँ पे है? चितरंजन। दुर्गापुर स्टील प्लांट इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया।
इंग्लैंड के सहयोग से लगाया गया दुर्गापुर स्टील कारखाना, स्टील कारखाना, वहां पे भी कोयले की खपत बहुत ज्यादा हो जाती है। यहाँ पे दुर्गापुर, चितरंजन, वहीं देखेंगे बर्नपुर मिल गया, बर्नपुर मिला, दुर्गापुर, चितरंजन, ऊपर की ओर देखिए, ऊपर की ओर चितरंजन के ऊपर, रानीगंज के ऊपर आसनसोल मिला, आसनसोल मिला, उसके ऊपर देखिए बर्नपुर नहीं मिला। अच्छा कोई बात, बर्नपुर बहुत बड़ा नहीं, आसनसोल मिला कि नहीं मिला? आसनसोल मिला। आसनसोल बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, आसनसोल इंडस्ट्रियल एरिया। बताइए इस एरिया में इंडस्ट्रीज क्यों डेवलप हुई? कोयला मिल गया इजीली, झारखंड, बंगाल, बिहार तीनों में मजदूर मिल जाते हैं सस्ते, और बंगाल के एरिया में एजुकेशन भी बहुत अच्छा है। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो इतने एरिया में है यहाँ पे इंडस्ट्रीज, और इंडस्ट्रीज में मजदूर, चलिए भाई नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो चलेगा, लेकिन जो हैवी इंडस्ट्रीज हो रही है वहाँ तो इंजीनियरों की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी। अब जहाँ रेल इंजन कारखाना बन रहा है वहाँ इंजीनियर भी चाहिए होंगे, दुर्गापुर में चाहिए, आसनसोल में चाहिए। तो इसके जस्ट इस एरिया के नीचे देखेंगे खड़गपुर, IIT खड़गपुर, IIT खड़गपुर बहुत प्रसिद्ध IIT है। IIT हर जगह के अच्छे हैं सब। पटना IIT भी अभी नया नया है, धीरे धीरे करने के बाद ये भी, यहाँ से भी अच्छे अच्छे लोग सेलेक्ट होकर निकलेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जगह कौन सा हो गया IIT के लिए? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप एक चीज आपको बताते हैं, IIT है, जो लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि जब आप मैट्रिक पास करते हैं ना तो आपके सामने दो ही रास्ते होते हैं, कई मतलब जंक्शन है, समझिए किधर जाना चाहते हैं इंटर में। तो अगर आपने मैथ होत लिया तो आपके लिए सबसे बेस्ट है IIT, निकल गया तब ना। और अगर आपने बायोलॉजी ले रखा है तो आपके लिए एम्स सबसे अच्छा है। नीट तो एग्जाम का नाम है जी, जाइएगा कहाँ पे? नीट में अगर टॉप कीजिएगा बढ़िया तब जाइएगा एम्स में, एम्स में। अच्छा अगर किसी ने कॉमर्स लिया और उसको चाहिए तो IIM, चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कोर्स है, कॉलेज किस में जाइएगा? IIM। अरे IIT कोई कोर्स है? कॉलेज है। एम्स कोई कोर्स है? कॉलेज है। IIM कोई कोर्स है? कॉलेज। तो ऐसे IIT है, एम्स है, तो ये गया। तो ये कॉमर्स वाला कहाँ गया? कॉमर्स वालों के लिए सबसे अच्छा बता रहे हैं, कौन सा? IIM। बायोलॉजी वालों के लिए सबसे अच्छा एम्स, उससे अच्छा कोई मेडिकल है? अच्छा मैथ फिजिक्स जो लिया उसके लिए सबसे अच्छा इंजीनियरिंग, आर्ट्स जो लिया है सर, समझ में गया? आना पड़ेगा पहले KGS में, KGS, और ये ढकेल दिया जाएगा IAS PCS। ये लोग काम करके उसको सौंपेगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए देखिएगा IIT के बाद भी लोग इसमें आते हैं, एम्स के बाद भी इसमें आते हैं, IIM के बाद भी इसमें आते हैं। IIT में मुंबई, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, खड़गपुर सब जगह का ठीक ठाक है। एम्स दिल्ली बहुत एक्चुअली बहुत बड़ा है, फंड बड़ी है तो चाहिए भैया। IIM में IIM अहमदाबाद, ABC, IIM अहमदाबाद, बेंगलोर, कोलकाता, IIM के लिए मैनेजमेंट वगैरह के जी, और इसके लिए समझ में आ गया कि नहीं? अब आप लोग देखिए किसी ना किसी एक साइड के होंगे आप लोग, या तो आप मैथ फिजिक्स वाले होंगे, मैथ फिजिक्स वाले, बायोलॉजी वाले होंगे, कॉमर्स वाले होंगे, और इधर आप IAS के लिए आर्ट्स वाले होंगे। आप लोग इंटर कितने लोग मैथ फिजिक्स वाले थे? ये सब पहला ख्वाहिश इनका यही रहा होगा। लात खाने के बाद बहुत आया होगा इधर। यहाँ सही बता रहे हैं? हम लोग का भी ख्वाहिश से पहले हम लोग को भी पहले ये सब थोड़ी पता था क्या होता है। इंजीनियरिंग के लिए सबको सुने थे, हमको नहीं पता, मतलब अगल बगल में देखते थे कि सब वही कर रहा है। हम लोग के समय AI-SSS हुआ करता था, अभी बदला इधर 10-12 साल से। 12 साल पहले अपने जो सीनियर भैया होंगे या पिताजी लोग अगर उस समय होंगे तो पता कीजिएगा, उन लोगों के समय IIT हुआ करता था। IIT अलग होता था और NIT के लिए AI-SSS होता था। हम तो एग्जाम के दिन सुतल थे। हाँ अच्छा, बायोलॉजी कितने लोगों का था? तो आप लोग खुद से बताइए, आप लोग का ख्वाहिश था कि नहीं यहाँ पे एम्स जाना है? कोई बात नहीं, नहीं जा पाए लोग यहाँ पे। कॉमर्स वाले, अरे यार ये सब क्या करता है ऐसे समझ में नहीं आता है। आप लोग छोड़िए ख्वाहिश का, आपको पता था कि नहीं था? ये पता नहीं था।
कॉमर्स वाले लोग, कितने लोग का ख्वाहिश था कि IIM अहमदाबाद में जाना। हाँ, कुछ कॉमर्स वाले लड़के लोग जो होते हैं बहुत ज्यादा बहुत कम संख्या में मिलते हैं, तो यहाँ हो जाते हैं। आर्ट्स वाले कितना था सर जी इंटर में? आर्ट्स वाला इंटर में आर्ट्स ले लिया था लोग। अब बनना क्या था? तो तुमको ये बनने का ख्वाहिश तो यहाँ आने के बाद ना पता चला, पहले से था, तब बढ़िया है। लेकिन अपने छोटे भाई बहन, मार कौन जी कर रही है? कौन है ये? सुल्ताना डाकू ओकरा मार रही है, और तुम छोटकी कचर देगी तुमको, उतना हैवी से काय लड़ रही हो? तो अपने छोटे भाई बहन जो होंगे लोग ना, उन लोगों को एटलीस्ट आप लोग 12th तक साइंस कराइएगा। इससे फायदा ये हो जाता है ना कि अगर आप एक बार 12th तक साइंस अच्छा से पढ़ लिए ना, फिर आपको UPSC हो, SSC हो, रेलवे हो, कहीं उसके साइंस के लिए टेंशन नहीं लेना है। हम लोग साइंस से पढ़े थे, लोग ग्रेजुएशन BSc किए हुए हैं, और हम BSc सेकेंड ईयर में हमको पहली बार पता चला कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवाती तूफान। हम कहे भाई साहब हमरा से ना हो, तो ये पहली तो पढ़ा नहीं जाता है। उष्ण कटिबंधीय दिमागे घूमने लगा किधर से किधर जाए। तो हर उस गढ़ा में हम गिरे हैं जो विद्यार्थी गिरता है, इसलिए हमको हर गढ़ा का आइडिया आपको किसी गढ़ा में गिरने नहीं देंगे। हमको बहुत आफत हो जाता था सेकेंड ईयर, वहां जाने के बाद पता चलता बड़ी दिक्कत हो जाता है, नहीं समझ में आता उतना। लेकिन साइंस पढ़े रहेंगे तो इतना दिक्कत नहीं होता ना, साइंस से तो टेंशन फ्री रहता है, जाओ साइंस हो गया। इसलिए आप लोग जो छोटे भाई बहन है उन लोग को कोशिश कीजिएगा कि 12th तक एटलीस्ट क्या पढ़ाए, साइंस। आगे देखते हैं। तो ये एरिया कौन सा हो गया? खड़गपुर। कौन सा हो गया? खड़गपुर हो गया, जगह हो गया खड़गपुर। खड़गपुर के पास रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म जो है, देखिए अब कौन बड़ा कौन छोटा घटने बढ़ते रहता। हुगली हो गया, अभी कर्नाटक का हुगली, गोरखपुर, खड़गपुर, सोनपुर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये खड़गपुर अपने समय में बहुत बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म हुआ करता था। उसके पास देखिएगा पुरुलिया मिलेगा। मिला पुरुलिया? नहीं मिला पुरुलिया? पुरुलिया नहीं दिखा? साइड में एकदम मिलेगा, झारखंड से देखिएगा ऊपर में, साइड में, इस साइड में पुरुलिया। नहीं मिला? खड़गपुर के पास आज इतना छोटा नक्शा में आप लोग को पास में नहीं मिल पाता है, तो क्या करें? मटेरियल में भी लोग क्या होगा आपका, पुरुलिया वगैरह। देखिए पुरुलिया जो जगह है, ये जगह पश्चिम बंगाल में है। यहाँ पर पुरुलिया में 1995 में एक अजीब घटना हुई जिसकी जांच अभी तक चल रही है। तुम्हारा घर पुरुलिया ही है? अरे बाप रे, तुमको मिला था कि नहीं बंदूक बंदूक कुछ? तो अच्छा, तुम्हारा ननिहाल है पुरुलिया में? अच्छा, घर मतलब पुरुलिया के पास। तो तुम्हारे यहाँ तुमको कुछ बंदूक बंदूक नहीं मिला? अरे यार, उसी समय बिया हुआ था। ले यार, घटने के साथ समझिए पुरुलिया में घटना क्या हुआ। एक जहाज था, ट्रांसपोर्ट जहाज, ठीक है। वो ट्रांसपोर्ट जहाज जा रहा था यहाँ से भारत पार करते हुए सिंगापुर साइड में जा रहा था। अचानक वो जहाज जो था ना, वो नीचे, उसकी हाइट बड़ी नीचे हो गई। एल्टीट्यूड क्या हो गई? डाउन कर दिया। वो हाइट को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। हाइट डाउन करते करते पुरुलिया के पास इतना नीचे आ गया कि एकदम स्पष्ट दिखने लगा उसका खिड़की दरवाजा, और उसका फाटक कोई खोला, और ट्रांसपोर्ट जहाज था, उसमें सामान लौट गया रहता, और उसमें ना पैक किया हुआ, जैसे जहाज में सामान जाता है तो उसको बढ़िया से पैक कर दिया जाता है लकड़ी उकड़ी से, और पूरा उसी में से ढकेल ढकेल के कोई सामान गिराने लगा। और जब गिरा तो लोगों को गया यहाँ पे उड़ने के बाद, तो लोग गांव में तो ऐसे ही जहाज जा जाता है तो सोच देखते कहाँ है रे, उधक उधक बादल के पीछे देख देख वहाँ पे। पटना में आप लोग देखते होंगे। अच्छा, जो जो लड़के पटना में शुरुआत में आए होंगे उनको जहाज देख के गजब लगता है। अरे निचवा कौन सी लिख लो रे, अरे चकवा दिख तो रे। आप 2-3 महीना रहने के बाद लगता है जय जहाज जय। हमें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो
पुरलिया में जब वो नीचे गिरा तो लोग ऐसे ही देखने चल आए, रे 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 जहाज जहाज जहाज, सुइया विमान। और जब कंटेनर नीचे फेंका, लोग खोले इसमें क्या है, तो उसमें से निकलता है बंदूक, AK-47, गोली, ग्रेनेड, खतरनाक बंदूक वगैरह बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है। जिसको मिला लूट लिया, लूट ले गया। छत 5-5 गो कोनो लेके चल गया। अब अच्छा, वो गिराने वाला कहाँ था, अभी तक जांच हो रहा है। बाद में पुलिस उलिस आई तो जिसको 5 गो मिला तो कहते हमको भी मिला है 2 ठो। समझ आ रहा है कि नहीं? 1-2 गो इधर उधर खपा दिया। पुलिस की तो कोशिश रहती है ना कि क्राइम को क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। देखिए, पुलिस अगर अपना काम करती है ना, अगर पब्लिक भी अपना काम कर देना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। पब्लिक को भी एक बार सोचना चाहिए, वो भी साथ जल्दी नहीं देती है। समझ में आएगी नहीं? क्या तो बड़ा दिक्कत हुआ, पूरी गवर्नमेंट हिल गई कि सोच रहा है इतना हथियार कैसे गिरा दिया, बोरा का बोरा बंदूक गिर रहा था। समझ में आएगी नहीं? क्या तो अगर किसी पब्लिक में हथियार ज्यादा हो जाएंगे तो पुलिस के लिए सांसत हो जाएगा, आफत हो जाएगा वहां पुलिस के लिए। बाद में जांच हुआ, पता चला क्या हुआ क्या नहीं। आपको पता ही है, जांच अगर किसी चीज को चौपट करना है तो जांच को दे दो, इसकी जांच होगी, हो गया, जांच हो रहा है। समझ में आ गई ना? और एकदम रद्द कर देना है तो UNO में डाल दो। 200 साल का फुर्सत कर देगा। तो पुरलिया का दुर्घटना हुआ था। आपके पिताजी की शादी उसी समय हुई थी। कोई बात नहीं, तो भाई उसका वही घर है तो उसको पता क्यों नहीं होगा? यहाँ पे तो बहुत दिक्कत हुआ होगा जी आप लोग को। तो पुलिस जांच में आई होगी, बुरा भयानक यहाँ पे। तो कोई आप लोग अपराध, कोई व्यक्ति अपराध थोड़े किया है, ये तो नेशनल मैटर हो गया। यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है। यहाँ पे देखिए, हथियार बनाने के लिए ना रूस पूरी दुनिया में फेमस, पूरी दुनिया में रूस क्या है फेमस। और रूस का एक आदमी था क्लासिकोव, क्या नाम था? क्लासिनिकोव आदमी था। क्लासिनिकोव, इस स्वर्ण का नाम अजीब अजीब होता है। क्लासिनिकोव यही इंसान बंदूकों की डिजाइन सबसे बेहतरीन करता था। क्या नाम था इसका? क्लासिनिकोव। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ ना, तो रिपोर्ट आई कि द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, हम क्यों हारे, क्या रीजन था। तो एक केस स्टडी बनती है ना। तो 1945 में जब द्वितीय, 44 में ही लगभग खत्म हो चुका था, 45 में मारा परमाणु बम, सहा हो गया, कोई अमेरिका के आगे टिकने वाला नहीं था। तो रिपोर्ट आई कि सैनिक को क्या तकलीफें आई थी। तो बहुत बार ऐसी समस्या आई थी ना कि हथियार जाम हो गया था। और युद्ध के मैदान में फौजी का हथियार जाम हो गया ना, चुपचाप टुकुर टुकुर देखिए। आप क्या कहिएगा? बगल वाले भाई तन दिन बंदूक को हम ही मारी, कलम है भाई, नहीं के चलतो ही छिरी, कैसे छिरी चलतो इसे। हथियारे जाम हो जाएगा, करेंगे क्या चीज आप? हमारा इतना गोली चलता है धड़ 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 कि आपका आवाजें नहीं सुनाई देगा। और बहुत बार इतनी शांति रहती है कि आपको बोलना ही नहीं है, इशारों में काम करना है। बहुत सारी रशियन सोल्जर्स मारे गए थे इसी समस्या की वजह से कि उनका हथियार जाम हो गया था। तो क्लासिनिकोव को ने कहा कि मैं हथियार बनाऊंगा जो जाम न हो, और इसने ऑटोमेटिक हथियार बना दिया। लोड करने की जरूरत ही नहीं था। क्या बना दिया? ऑटोमेटिक हथियार बना दिया। 1 सेकेंड में 16 गोली, 1 सेकेंड में धड़धड़ा के मार देगा। 1 सेकेंड कितना गोली उदिया के रख दिया यहाँ पर ऑटोमेटिक। और इसने 1947 में बनाया था। क्लास ऑटोमेटिक का ए, क्लासिनिकोव का के, 47 AK-47 दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी ने जान लिया है ना, इसी राइफल ने जान लिया है। इसी का चाइनीज वर्जन है AK-56 है, वो कोनो काम का नहीं उसे। AK-47 बहुत तगड़ा होता। आपने कोई NCC में आर्मी अटैचमेंट कैंप किया है? हाँ, CATC नहीं, आर्मी अटैचमेंट। तो आर्मी अटैचमेंट में आपको LMG दिया होगा, SLR दिया होगा, 303 दिया होगा। AK-47 बहुत कम लाते हैं लोग, क्योंकि NCC में अलाउड नहीं है। अभी हो गया होगा, हमें नहीं पता, हम लोग के समय नहीं लाया गया था यहाँ पर। तो अब उस समय इंसास राइफल, 3 राइफल मेनली दिया जाता है, और चलाने के लिए 303। फौज में तो ये है, NCC में नहीं अभी उतना दिया। अब कहीं कहीं किसी बटालियन में दिया जाता होगा, हम लोग के बटालियन में नहीं है। क्योंकि आर्मी अटैचमेंट कैंप और RDC कैंप NCC का सबसे बड़ा कैंप है, तो उसमें ये सब चीजें दिया जाता है। आगे बढ़ जाए। मिसाइल चलाना नहीं सिखाता है।
एनसीसी क्या है, वो एक सेकेंड लाइन ऑफ फोर्स है कि जब देश में एकदम स्थिति खराब हो जाएगी, सारे सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, उस समय एनसीसी वालों को लगाया जाएगा। वो आर्मी से पूरी तरह से जुड़े होते हैं, उनको पता होता है। आप बोलेगा कि 7.62 mm का एमुनेशन चाहिए, तो पता है उसको कौन सा है 7.62 mm, और एक आम आदमी को बोलेगा 7.62 mm तो 5.56 mm थमा देगा, बंदूकों में लगबे नहीं करेगा कि कौन गोली लिया आ रहा है कि बाहर गिर जा रहा है। तो उनको पूरा आइडिया होता है कौन सा ग्रेनेड है, कौन क्या है, कौन सा राइफल है। एक जगह रखा रहेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कौन कौन सा राइफल है। तो भारत सरकार ने इस पे काफी ज्यादा खर्च किया है एनसीसी पे। हफ्ता में 2 दिन स्कूल में आके परेड होता है और समोसा वमोसा खिलाया जाता है। हाँ आगे बढ़ते हैं। तो पुरलिया समझ में आ गया आपका जी? ननिहाल में एक को हथियार नहीं मिला नहीं मिला, कोई बात ऐसा तो नहीं है कि तुम भी लिखवा दिया कि नहीं मिला है आगे देखिए यहाँ पे। तो ये जगह हो गया, समझ में आ गया? ये खनिज के लिए प्रसिद्ध, ये द्वीपीय क्षेत्र, ये पर्यटक और पहाड़ी क्षेत्र, पर्यटक और पहाड़ी क्षेत्र। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बंगाल में कोई दिक्कत? पश्चिम बंगाल एजुकेशन के लिए भी अच्छा है, हर चीज में ठीक है वो बंगाल। वहाँ पे हर चीज, गरीब से गरीब आदमी भी जी लेता है वहाँ पे, महंगाई बहुत ज्यादा नहीं है, और मछली वगैरह वहाँ के लोगों का भोजन है वहाँ पे। रसगुल्ला, हाँ रसगुल्ला, मिठाइयाँ कलकत्ता की बहुत फेमस है। हमारे यहाँ मिठाई कितना फेमस है, ये एक और रसगुल्ले को घींचतान के नाम बदलेगा सबसे, काला पीला हरा कभी करेगा, एक को वही रहेगा यहाँ पे। अब हम लोग सिक्किम की ओर बढ़े।